हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस्पायरेंट्स पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महाजनपद काल है और इसे ही हम बुद्ध काल भी कह देते हैं और इसे ही सूत्र काल कहते हैं और इसी काल को पूर्व मौर्य काल भी कहते हैं। तो ये 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी तक का समय है और इसके बाद मौर्य काल स्टार्ट हो जाता है 319 ईस्वी पूर्व से। तो इससे पहले हमने 3 टॉपिक कर चुके हैं जिसमें पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल ये हमारे हो चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। राजनीतिक घटनाक्रम और इसी में ही बौद्ध धर्म है, जैन धर्म के क्वेश्चन रहेंगे, शैव के और भागवत धर्म के। इसके बाद जो यूनानी आक्रमण है तो वो 2 ही आक्रमण इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन भी आए हुए हैं तो उन 2 के क्वेश्चन भी करेंगे। देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन आएंगे सभी जो अपने हमने क्लासिफिकेशन किया है। इसमें टोटल 51 क्वेश्चन रहेंगे और ये 30+ ईयर्स के सब क्वेश्चन होंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। तो इसमें जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उससे 2 क्वेश्चन हैं, बुद्धिज्म से 23 क्वेश्चन है, जैनिज्म से 15 क्वेश्चन है सॉरी, शैव भागवत और शाक्त धर्म से 9 क्वेश्चन है, ग्रीक इन्वेजन से 2 क्वेश्चन है। शुरू कर लेते हैं राजनीतिक घटनाक्रम से। पहला क्वेश्चन, इसमें एक डायग्राम दिया गया है, काफी पहले पूछा गया है क्वेश्चन है पर अभी भी इम्पोर्टेंट है। ये महाजनपद का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उससे पूछा गया है। इसमें डायग्राम में देख के बताना है कि कौन कौन से इनको अरेंज करना है पश्चिम से पूर्व। तो ए बी सी डी दिए गए हैं। ऑप्शन है ए मत्स्य, चेदीवंश, कौशल और अंग। उसके बाद सूरसेन, अवंती, वत्स, मगध। फिर मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग और डी ऑप्शन है सूरसेन, चेदीवंश, कौशल, मगध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी रहेगा, क्योंकि जो ये ऑप्शन है ये राजस्थान में पड़ता है और आज भी मीन और मत्स्य जो मीना कास्ट है वो अपना उद्भव इसी से मानते हैं, मीन से। तो यहाँ एक ए में रहेगा मत्स्य और जो ये एरिया है जिसमें राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात और एमपी, ये सारा एरिया आ जाता है। ये अवंती का एरिया है और अवंती की 2 राजधानी थी, उत्तरी उज्जैनी और दक्षिण में महिष्मती। फिर वत्स आता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसके बाद अंग आता है, ये बिहार में पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है, सी आंसर है। राजस्थान में है, अवंती ये मालवा के क्षेत्र में है और वत्स जो है ये यही इलाहाबाद और बांदा जिले में पड़ता है और अंग महाजनपद पड़ता है भागलपुर बिहार में। इसकी राजधानी चंपा है और जो वत्स है इसकी राजधानी कौशाम्बी है। ये थी। तो ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें सभी के सब बताए गए हैं कि कौन कौन सा काम पर। इसको एक बार रोक के और अच्छे से याद कर लीजिए, फिर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और स्टेट पीसीएस में अभी भी पूछे जाते हैं। तो इसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर कर रहा है, ये मगध है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो संघर्ष था उसमें बाद में इसी का ही साम्राज्य सबसे बड़ा बना था। मगध है, इसकी राजधानी है राजगिरी और पटना है जो आधुनिक पटना है। और ये वत्स है, इसकी राजधानी कौशाम्बी है, इलाहाबाद यूपी में है। इसके अलावा ये सारे के सारे हैं, बिहार में ये 3 हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। और ये अवंती है जिसका हमने अभी क्वेश्चन में जिक्र भी किया था, ये चेदीवंश है और राजस्थान में वही मत्स्य विराटनगर राजधानी थी और ये जयपुर, अलवर और भरतपुर का एरिया है। तो जो ये 4 थे इनमें आपस में काफी शक्तिशाली थे और संघर्ष भी रहे थे। और जब ये संघर्ष खत्म हुआ तो अंततः ये मगध की जीत हुई थी और मगध ने काफी अच्छा साम्राज्य, स्ट्रॉन्ग और एरिया भी काफी बड़ा था। तो मगध वंश पे शासन करने वाले जो 3 वंश आए हैं, ये हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है, ये क्रम से ही लगाए गए हैं। और जो हर्यक वंश है इसके 3 शासक इंपॉर्टेंट हैं, बिंबिसार, इसके पुत्र ही थे अजातशत्रु और इसके पुत्र फिर थे उदयन। तो ये 3 के बाद जो बिंबिसार हैं, इसके एक राजवैद्य थे जीवक, जिनको एक अवंती के राजा थे, ये वाले अवंती हैं और ये यहाँ पे ये मगध है। तो इनके राजवैद्य हैं बिंबिसार के, जो कि चंद्रप्रद्युत अवंती के शासक की सेवा में भेजा गया था इनको। और जो बिंबिसार हैं ये महावीर स्वामी के समकालीन भी हैं और जो अजातशत्रु हैं इनके पुत्र वो बुद्ध के समकालीन हैं और जो बिंबिसार हैं और अजातशत्रु हैं दोनों ही बुद्ध के समकालीन हैं। और इन्होंने जो राजधानी है दोनों की दोनों ने जो अभी मगध प्रशासन कर रहे थे राजगिरी को ही रखा। अब इन दोनों के बाद इनके फिर से बेटे आते हैं उदयन
और ये पाटलिपुत्र में इन्होंने राजधानी को चेंज किया था। इसके बाद जो ये दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश। तो जो शिशुनाग वंश है, इसके जो दो शासक इंपॉर्टेंट है इसके, शिशुनाग और उसके पुत्र दूसरे कालाशोक रहे हैं। तो कालाशोक के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले आए थे और 383 बीसी में वैशाली में इन्होंने बौद्ध धर्म की जो सेकंड काउंसिल है उसका आयोजन किया था। तो इसीलिए कालाशोक का नाम ध्यान रखना है, सेकंड जो काउंसिल है बौद्ध धर्म की। और उसके बाद फिर जो नंद वंश है लास्ट वाला, ये नंद वंश है। तो नंद वंश में महापद्म नंद एक इंपॉर्टेंट शासक है, फिर गणानंद है, और जो गणानंद ही अंतिम शासक है। इसके टाइम पे ही जो सिकंदर ने हमला करने की योजना बनाई थी। और तो जो महापद्म नंद है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप देख लीजिए। और जो दो इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, इसके टाइम पे दो जैन मंत्री थे, एक कल्पक और एक शक्ताला। और उसके बाद फिर मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है और यहीं पे जिक्र आता है उड़ीसा में ये खारवेल का, जिनका एक हाथी गुम्फा अभिलेख काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर भी। और तो आगे देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर। तो ये वही क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन दिए गए गांधार, कंबोज, काशी और मगध। तो इसका आंसर डी रहेगा। और ये सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कितने क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और सेम स्टेटमेंट के साथ। और इसके आंसर में ये बताया गया मगध है। और जो इस साम्राज्य जो की जो जानकारी है उसके स्रोत में जो मगध है या फिर जो बुद्ध काल है, इसकी जानकारी के स्रोत हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ में जिनका नाम आता है तो वो अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र है। इसके अलावा जानकारी के जो स्रोत हैं वो यहाँ पर ये सेकंड अर्बनाइजेशन था आईवीसी के बाद में। तो जो पंच मार्क्स कोइंस हैं इनसे भी जानकारी मिलती है, ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे अभी। और जो मृद भांड है NBPW, इसके अलावा लोहे के जो उपकरण हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है इस दौर की। ब्राह्मी लिपि का विकास भी इसी दौर में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के क्वेश्चन है ये, टोटल 22 क्वेश्चन आएंगे और बौद्ध धर्म के क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन भी एक ही साल में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन है जो कि 2014 और 2015 में रिपीट हुआ है, सेम बिल्कुल सेम लैंग्वेज में। और ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंस किया गया था। इसमें पूछा गया कि बुद्ध के जीवन से संबंधित राज्य। तो ऑप्शन दिए गए अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो जो बुद्ध का टाइम पीरियड था, हमें पता है कि बुद्ध ने अपना मैक्सिमम जो प्रचार है वो पैदल घूम के ही किया है। तो पैदल अवंती जो पड़ता है हमने देखा था ये दूर पड़ता है गुजरात राजस्थान के एरिया में, और गांधार है ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो इतनी दूर पैदल चलकर प्रचार करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा उस दौर में। तो जो बुद्ध का संबंधित है वो इधर मगध से और इसके आसपास का जो एरिया है कौशल, ये भी पास का ही है। तो आंसर में होना चाहिए दो ऑप्शन देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यही बताया गया कि शिक्षा के प्रचार हेतु मगध और कौशल दोनों का भ्रमण किया था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा। तो जो बौद्ध धर्म की फिलोसफी है उसमें निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या पूछा गया है बौद्ध धर्म के अनुसार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धारणातीत मानसिक अवस्था, परम आनंद एवं विश्राम की स्थिति, स्वतः एवं पूर्णतः, अस्तित्व विहीनता, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तो ये 2013 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। इसका आंसर जो है वो ए आंसर है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। क्योंकि बुद्ध ने बताया है कि जैसे ही तृष्णा या इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है तो दुखों का निर्वाण या समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया गया है निर्वाण को, जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से दूर है। शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाते हैं और भविष्य में हो सकने वाली इच्छाओं को भी जड़ से नाश। तो इस तरह से में यही है कि दुखों का जो कारण है वो इच्छाएं हैं, जो तृष्णा है। तो निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं और कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्कर से छूट जाता है। आगे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कश्मीर वाला। तो ये सारे क्वेश्चन उसी दौर में घूम रहे हैं, और लेकिन ये जो कश्मीर वाला है ये कनिष्क है, ये मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे यहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध काउंसिल के बारे में पूछा गया कि कनिष्क के टाइम में कश्मीर में कौन सी हुई थी।
ऑप्शन और अध्यक्षता भी अध्यक्ष पूछा गया कि किसने अध्यक्षता की थी। तो जो चारों की चार काउंसिल है और जैन की भी काउंसिल है वो हमें ध्यान रखनी है कि तो अभी ये देख लेते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। तो जो पार्श्व और नागार्जुन है और वसुमित्र हैं ये तीनों इसी टाइम के हैं, कनिष्क ने इन तीनों को संरक्षण दिया था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित ही हैं, तीनों के तीनों विद्वान हैं ये। जो शूद्रक हैं ये बाद में आता है। शूद्रक ने एक नाटक लिखा था मृच्छकटिकम, तो माटी का खिलौना। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। और पार्श्व, नागार्जुन और विश्वामित्र, जो वसुमित्र, तो वसुमित्र हैं, इन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी काउंसिल की, फोर्थ काउंसिल की। और इसके आंसर में डी आंसर सही है। यही बताया गया है यहाँ पे भी। चतुर्थ संगीत की ये कुषाण के समय में हुई थी। इसके बाद में कुंडलवन में अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और इसके ये भी ध्यान रखना है उपाध्यक्ष, तो या फिर उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष थे। और अशोक घोष थे। इसके अलावा जो इसकी फाइंडिंग क्या थी, जो फोर्थ काउंसिल हुई थी उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो जो इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, मतलब हर जो काउंसिल हुई है उसमें पुस्तकें लिखी गई हैं या ग्रंथ लिखे गए हैं। जो ये फोर्थ काउंसिल थी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों में विभक्त हो गए थे, हीनयान में, जैसे यहाँ देख भी सकते हैं, महायान में। और दूसरा यहाँ पर पुस्तक लिखी गई है, एक तो विभाषा शास्त्र, और ये वसुमित्र ने लिखी है। ठीक है, वसुमित्र को जाना जाता है विभाषा शास्त्र के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्होंने भी पुस्तकें लिखी हैं, अशोक घोष ने भी। इस बस अगला क्वेश्चन भी सेम सी क्वेश्चन है। महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है? सेम क्वेश्चन पूछा गया है 1993 में, यानी कि क्वेश्चन 1993 में और 2013 में 20 साल बाद रिपीट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा डी बनेगा, हमने देखा भी है अभी। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुर्थ यानी कि फोर्थ जो बौद्ध काउंसिल है उसका आयोजन कश्मीर में हुआ था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये भी तीसरी बार, यानी कि 10 साल के गैप पे पूछे जा रहे हैं। 93 में, 2001 में और 2013 में आगे ही पूछा गया है ये। तो ये कनिष्क के टाइम में ही हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्व रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, और थर्ड स्टेटमेंट है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो इनमें से विशेषताएं बतानी है महायान शाखा की, बौद्ध धर्म में भी महायान मत की। तो ऑप्शन ए 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। तो बुद्ध में ये हिंदू धर्म के प्रभाव में ये चीज भी आ गई थी, देवत्व आरोपण। ठीक है, भगवान के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार कर दिया था, पूजा पाठ भी। और मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, ये भी हिंदू धर्म के संपर्क में आने से ये भी प्रचलित हो गया था। और बोधिसत्व, जो बोधिसत्व हैं ये भी महायान शाखा से संबंधित है, ना कि हीनयान से। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, यही सारी बातें एक बार आप रोक के देख सकते हैं। अनुष्ठान और मूर्ति पूजा भी ये हिंदू धर्म का प्रभाव से ही आया था इसमें। यही बाद में जो हिंदू धर्म का प्रभाव है एक तरह से इसके पतन का कारण भी, एक कारण भी बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। 1998 का क्वेश्चन है। दीप वंश की विषय वस्तु, दिव्य वदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, और धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो जो दीप वंश है, जो साहित्य है, ये बौद्ध धर्म का ही साहित्य है और ये श्रीलंका में लिखा गया था। जो दिव्य वदान है ये तिब्बती ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित ही। महापरिनिर्वाण से इसका संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बताया गया है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वन। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, तो वो टर्म्स भी हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी टर्म्स है, उनसे एक क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो पूछा गया कि पर्वन समारोह क्या कब का आयोजित किया जाता है, 2002 का क्वेश्चन है। इस जैसा सेम क्वेश्चन अभी लेटेस्ट भी पूछा गया है। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिए। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो होता क्या था, जैसे जो 3 महीने या 4 महीने होते हैं, जैसे आज भी मानसून के होते हैं, तो उस दौरान ये धर्म प्रचार का जो भिक्षु होते थे, धर्म प्रचार का कार्य बंद कर देते थे। तो बंद कर देते तो इसमें क्या करते थे,
जब जैसे ही वर्षा ऋतु का सीजन खत्म होगा, उसके बाद ये उसकी योजना बनाते थे कि कैसे-कैसे प्रचार करना है बौद्ध धर्म का, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो उस दौरान में वर्षा ऋतु में ये होता था। तो उसके लास्ट में ये समारोह भी होता था। उसमें क्या होता था कि जो भिक्षुओं द्वारा जो अपराध किए गए हैं, वो उसको एक तरह से स्वीकारोक्ति मतलब प्रायश्चित टाइप से ये करते थे कि हमसे ये अपराध हुए हैं और मतलब आगे से ना ही दोहराया जाएगा। तो ये ऐसा ही समारोह था। इसके अलावा और भी टर्म्स है, वो ध्यान रखनी है हमें। ये बताया गया है वर्षा ऋतु किसमें 4 महीने ये कार्य धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था और आगे के लिए कार्य योजना बनाई जाती थी और अपराधों को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारमिता पारमिता शब्द का ये बौद्ध धर्म से संबंधित टर्म ही है। सबके समय में देख लेनी है कौन कौन सी है। तो इसका मतलब होता है शील कि क्या क्या नियम है। तो पूछा गया है कि पारमिता शब्द का सही विवरण निम्न में से कौन सा है। तो ए ऑप्शन है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। तो देखिए व्यापारिक श्रेणियां तो ये नहीं है और वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, तो ऐसा भी नहीं है। सूत्र पद्धति में सूत्र मतलब यही जो फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में पिछली सीरीज जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि सूत्र साहित्य क्या है। ठीक है, ये वेद के अंतर्गत ही आता है और ये हमने पूरा डिस्कस किया था, आप एक बार देख सकते हैं इसे जाकर भी। तो जिसका राइट आंसर है वो सी है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यही बताया गया पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों के बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। और पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मतलब इसमें पारमिताएं होती थी। ये 10 सील होते थे जो भिक्षु होते हैं उनके लिए और 5 होते थे जो उपासक होते हैं। तो उपासक और भिक्षु ये भी हमें ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उपासक क्या होता है, भ्रमण करने वाले। तो नेक्स्ट देख लेते हैं गांधार शैली। तो ये गांधार शैली भी मौर्योत्तर काल में आई थी और ये इन्होंने मतलब बुद्ध को ही एक जो ईरानी कला है हेलेनिस्टिक उससे संबंधित मूर्तियां बनी है इसमें। तो पूछा गया है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन का मुद्रा पूछी गई है। तो मुद्राएं कौन कौन सी थी, 1994 का है। अभी भी मुद्रा पूछी जा सकती है क्योंकि अब तक सिर्फ एक ही बार एक मुद्रा पूछी गई है। तो इसमें अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र और भूमि स्पर्श मुद्रा। तो जो सारनाथ से संबंधित है वो हमें पता है, उसका आंसर सी रहेगा, धर्म चक्र जो ये मुद्रा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमें एक बार। तो इसमें ये बताया गया सी आंसर है, उत्पत्ति का स्रोत है एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला और प्रमुख विषय इसके महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र। अब इन्होंने मूर्तियां बनाना शुरू किया था और हमें ऐसा जरूर पता होना चाहिए कि जो हीनयान संप्रदाय है उसमें बुद्ध की मूर्तियां नहीं रखी जाती। बुद्ध से संबंधित जो चिन्ह हैं तो वही अंकित किए जाते हैं, ना कि एक स्वरूप। तो जो जो मुद्राएं हैं इसके अन्य भी धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान, अभय और वरद मुद्रा। आगे इसमें भी देख सकते हैं हम कि क्या क्या मुद्राएं हैं ये बताई गई हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और ये ऐसे बनाया गया कि इसमें हाथ का पोस्चर कैसे रहता है। ये अभय मुद्रा है और ये धर्म चक्र मुद्रा है, ये वर्तिका मुद्रा है। तो एक बार इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन है बुद्ध धर्म की प्रतिमा हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई है। तो इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, यही मुद्रा हमने अभी भी देखी थी पीछे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक बार दो के देख लीजिए। हम राइट आंसर देख लेते हैं, 2012 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ये बी वाला। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती माता को आवाहन, ओके, धरती माता को साक्षी बनाया गया है कि इन्होंने महादेव के मतलब एक तरह से कामदेव के जो प्रलोभन दिए गए थे इनको ताकि इनकी तपस्या सफल ना हो, तो उसके बावजूद भी इन्होंने ये भटके नहीं। तो इसमें यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बी आंसर है, सॉरी, हाँ ठीक है, बी आंसर है इसका। आगे देख लेते हैं। बी आंसर में यही बताया गया सूचिता और ये धरती माता को आह्वान को प्रदर्शित करता है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपस में मिलान करना है, को बताना है कि कौन सा सही है।
तो परिव्रज्य ये तीनों टर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का। तो टर्म समेत जैन धर्म, बौद्ध धर्म वाली दोनों की दोनों याद करनी है सारी की सारी। तो परिव्रजक तो इसमें परित्यागी एवं भ्रमणकारी, घूमने वाला। श्रमण, उच्च पद का प्राप्त पुजारी। उपासक, देखो उपासक वो थे जो सिंपल मतलब साधारण जो गृहस्थ में रहते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जाता है, ये अनुयायी थे। तो ये इनके लिए 5 नियम थे जो इनको फॉलो करने थे। तो जो थर्ड है स्टेटमेंट वो सही है। और जो देखते हैं श्रमण में यहाँ पुजारी जो होता है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पुजारी नहीं आएगा, ये भिक्षु या साधु हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन गलत रहेगा। तो अगर 2 देखते हैं तो सिर्फ बी ऑप्शन बचता है। तो राइट आंसर बी आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दिखाया गया है कि टर्म्स कौन कौन सी है। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं हम 4 चीजों का मिलान करना दिया गया है और सही उत्तर बताना है। तो पहला है लोथल, ये प्राचीन गोदिक क्षेत्र है यानी पोर्ट या फिर जहां पर निर्माण होता था। ये आईवीसी की साइट है, ये अभी बुद्ध काल की नहीं है, ये पहले की है। तो ये ठीक स्टेटमेंट है। सारनाथ बुद्ध धर्म की प्रथम धर्मोपदेश। और राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नालंदा बौद्ध अधिगम की महान पीठ। तो ये जो फोर्थ है वो सही है और एक सही है, 1 और 4 तो होना ही चाहिए ऑप्शन में। और जो सारनाथ वाला है ये हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्वेश्चन लगभग सेम रहते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बस हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि जो अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो राजगिरी में नहीं है, ये हमें मिलता है सारनाथ में। देखो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म से में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो बोधिसत्व हैं उनके ये नाम पूछे गए हैं इसमें कि कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि और मैत्रेय। तो जो इसका राइट आंसर है वो पद्मपाणि है। और ये चारों के चार ये इन्हीं से संबंधित हैं, जो बोधिसत्व से, जो कि बोधिसत्व महायान शाखा से संबंधित है, न कि हीनयान से। जो पद्मपाणि है इनका एक दूसरा नाम भी अवलोकितेश्वर। ये क्वेश्चन भी एक अलग से पूछा गया है। तो जो मंजूश्री है यहाँ पर, ये जो मैत्रेय हैं ये भावी बुद्ध हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो मैत्रेय हैं ये हीनयान और बौद्धयान दोनों संप्रदायों से संबंधित है, किसी एक से नहीं है। जो मंजूश्री हैं ये बुद्धि को प्रखर करते हैं, ये भी बोधिसत्व हैं, जिनको क्या फैक्ट है इनके बारे में, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बुद्धि को प्रखर करते हैं। और जो अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि है ये क्या है, ये दया या करुणा से संबंधित है। ओके, तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही सब बातें इसमें बताई गई हैं। 15 क्वेश्चन है, तो टोटल 22 या 23 क्वेश्चन है इसके बौद्ध धर्म से संबंधित। आज ये सारे कर ही लेंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछे गया है कौन सा सही है। तो स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, एक स्टेटमेंट। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। थर्ड स्टेटमेंट, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 और 1, 2 और 3। तो जो स्थिरवादी है, जो ये विभाजन है स्थिरवादी और महासंघिक, जो महायान जो बौद्ध धर्म है, जो जिसकी सेकंड काउंसिल हुई थी, उस काउंसिल में इसका विभाजन हो गया था 2 चीजों में, एक स्थविर या थेरवादी और दूसरा महासंघिक में। तो जो स्थविरवादी और या थेरवादी से सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो बौद्ध भिक्षुक, सेकंड काउंसिल में विवाद हो गया था, एक तो कठोर नियमों पर चल रहे थे भिक्षुक, एक उदार रास्ते पर। तो जो कठोर नियमों पे चल रहे थे उससे मतलब है कि परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे। ओके, तो ये लोग कठोर नियमों का पालन कर रहे थे, वो थे थेरवादी या रूढ़िवादी या फिर स्थविर। तो हमें पता है कि ये किससे संबंधित है, महायान से संबंधित न होकर हीनयान से, ये बाद में भी आएगा जिक्र इसका। और दूसरे थे जो उदार यानी कि थोड़े लिबरल हो गए थे, तो उनको कहा गया है महासंघिक, यानी कि जिन्होंने परिवर्तन के नियम को स्वीकार किया है। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है।
तो 2 और 3 ये दोनों सही हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय है जो, ये इसी से संबंधित है, महायान की, ये महासंघी संप्रदाय से। और ये भी देवत्वारोपण जो हुआ है वो महायान में हुआ, मतलब एक तरह से देवता की तरह से पूजा पद्धति स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हीनयान में चिन्हों का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें यही सारा बताया गया है, आप एक बार देख लीजिए। 16 क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित हुए हैं? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, अवलोकितेश्वर, ये वही हैं जो हमने अभी पीछे जिक्र किया था। और इसके बाद लोकेश्वर, ये मैत्रेय हैं, और पद्मपाणि है। तो जो भावी बुद्ध है, ये हमने अभी जिक्र किया था, तो ये दोनों मैत्रेय आंसर रहेगा, जो कि महायान और हीनयान दोनों संप्रदाय से संबंधित है। 2018 में पूछा गया है, काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं बौद्ध से और जैन से, तो ये टॉपिक तो अच्छे से तैयार होना चाहिए हमारा। तो यही सब बातें इनके बारे में है, तो कि बोधिसत्व और ये सब आप देख लेना एक बार, इसे रोक के आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से सही हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। देखो, अब हम देख सकते हैं यही सेम स्टेटमेंट हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, और जो कब आया था, 2018 में, और यही सेम स्टेटमेंट 2016 में। ठीक है, तो ये जब हम ये सीरीज करते हैं तभी हमें पता लगता है कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। और हिंदी मीडियम में कोई नहीं करवा रहा है अब तक, सब जो हिंदी मीडियम में करवाने वाले भी हैं वो भी इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, तो काफी बच्चों को फायदा रहने वाला है इस चीज से। तो जो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है, अब फर्स्ट गलत करते हैं तो सिर्फ 2 और 3 बचते हैं, यानी कि 2 जो स्टेटमेंट है वो सही है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाला देख लेते हैं। तो बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों के को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं। ये जो बिल्कुल सही है, ये भी जो बोधिसत्व है, इन्होंने बुद्धत्व नहीं ये अभी लिया। इनको कहना क्या है कि जब हम सबको मतलब ज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति करवा देंगे, ये एक तो प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता, तो ये सहायता करते हैं कि निर्वाण प्राप्त करने में, तो ये स्वयं को निर्वाण प्राप्ति में विलंबित करते हैं। ओके, तो इसका ये आंसर रहेगा, बी आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। यही सारी बातें बताई गई हैं इसमें, अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, और जो पूरी फिलोसफी उसके बारे में, थोड़ा बोधिसत्व के बारे में बताया गया। देख भी लेते हैं एक बार बोधिसत्व की इनको कहा गया है, इनके लिए 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करना जरूरी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ से मिलती है हमें। जो बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, पूछा गया है। अजंता में, बादामी में, बाग में, एलोरा में। तो जो इसका राइट आंसर है वो ए आंसर है, और सेम क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, 2017 में ही पूछा गया। कितना इजी क्वेश्चन है। हालांकि हमें ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, उसमें भी ये अजंता का नाम आता है, और उसी से संबंधित ये करंट में न्यूज था, वहीं से क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। यही सारा बताया गया इनके बारे में, कि जो गुफा संख्या 1 है वो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है, और ये अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है, और ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में बना था। और जो उसमें चित्र को कैसे दिखाया गया है, जो पद्मपाणि है वो राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहने हुए हैं, और इनके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुक रहे हैं, और रमणीय मतलब थोड़ा सा अच्छा सा रीति से अलंकृत हैं, और यह आदमगत से बड़ी है, और इसमें दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए हैं तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, अब ज्यादा नहीं बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो ये कॉमन फीचर्स पूछे गए हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के, तो ये थोड़ा इसको हम कहीं भी काउंट कर सकते हैं, हमने बौद्ध में ही किया है क्योंकि बौद्ध के एमसीक्यू ज्यादा हैं। तो पहला दिए गए तप और भोग तप और भोग की अति का परिहार। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये हमें देखना है कि किससे संबंधित है। हालांकि ये आगे देख लेते हैं एक बार पूरा टॉपिक क्वेश्चन। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, और जो थर्ड है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, और प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी कि अहिंसा। तो ऑप्शन दिए गए हैं ऑल 1 3 4 2 3 4 1 और 3।
जो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है नीचे वाले 2, 3 और 4, ये दोनों में कॉमन है, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत रहेगा, 2, 3, 4 सही रहेंगे। इसमें यही बताया गया है जो तप है या आत्म दमन है और भोग की अतिसार यानी कि संग्रह कम से कम करना है और मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है, ये सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से नहीं। तो बौद्ध धर्म के आप जो जो फिलोसफी है 10 सील है, ये 5 सील हैं, 10 सील हैं, 5 सील हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। तो उसी के अंतर्गत ये बताया गया है मध्यम मार्ग वाला, परिहार वाला। तो 5 सील जो है अहिंसा है, अपरिग्रह है, अपरिग्रह का मतलब है धन का संचय नहीं करना है, और सत्य बोलना है, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना है, और नशे का सेवन नहीं करना है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये धन संचय और ये सारा, ये बौद्ध धर्म के जो हीनयान से संबंधित ज्यादा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से समान रूप से विद्यमान है? सेम टू सेम क्वेश्चन है 2012 में, और इससे पहले यही क्वेश्चन आया है 1996 में। ठीक है, तो अब समझ आइए बात, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। असल हालांकि माना यह जाता है कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। अब देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है 2012 में, वही तप और भोग की अतिसार का परिहार, जो कि हमने देखा था सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा यही स्टेटमेंट था, वेद प्रमाणने के प्रति अनास्था। ओके, क्योंकि इन्होंने माना है कि जो ये वेद हैं वो अपुरुषेय नहीं है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, तो ये तो दोनों ने इसको नकारा है ना कि कर्म कांड, क्योंकि जो हिंदू हिंदू या सनातन धर्म था उसके विरोध स्वरूप ही इनका उदय हुआ था, और इन्होंने कर्म कांडों के, जैसे उस दौर में क्या हो रखा था हिंदू धर्म में, पशुओं की बलि यानी कि बैल की बलि दी जाती थी, जिससे काफी नुकसान हो रहा था शहरीकरण को भी, अर्थव्यवस्था को भी। तो जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म या अन्य जो 60+ जो संप्रदाय या धर्म आए उस दौर में, तो उनका यही था कि इसके अपोजिट था, तो कर्म कांडों को इन्होंने निषेध किया था, और पशु पशु बलि को भी नकारा था कि ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए थोड़े फेमस भी रही, ये भी एक वजह थी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो बी ही रहेगा, 2 और 3 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन पतन पूछा गया बौद्ध धर्म का, और ये 2010 में आया ही, फिर से पूछा जा सकता है। तो कारण बताने हैं। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। तो सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट देख लेते हैं। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तो गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो ऐसा नहीं था, गुप्त वंश वाला पुरजोर विरोध नहीं हुआ था। तो जो स्टेटमेंट है वो 3 गलत हो जाता है और आंसर ए हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन में ये दिखाया गया है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसने भी हिंदू धर्म के कुछ तत्वों को अपना लिया था। तो फिर से थोड़ा सा जो ये हिंदू धर्म है वो भी थोड़ा सा विकास स्टार्ट कर चुका था। तो यही एक पतन का कारण भी बना मध्ययुगीन आरंभिक, यानी कि काफी समय गुप्तों के भी बाद की बात कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी एक क्वेश्चन ही बचा है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सेकंड स्टेटमेंट है, सर्वास्तित्ववादियों की मान्यताएं थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो सर्व अस्तित्ववादी, ये हमें इससे शब्द से ये वर्ड से पता लग रहा है, सर्व अस्तित्ववादी जो मानते हैं कि अस्तित्व हर जगह अस्तित्व है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में कह रहे हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है 2 वाला। और जो स्वतांत्रिक और समिति है वो जैन मत से नहीं थे, ये बौद्ध संप्रदाय से संबंधित ही है। तो स्टेटमेंट ए गलत हो जाता है। तो हमें बौद्ध और संप्रदाय और जैन संप्रदाय के जो ये उप संप्रदाय हैं उनका भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं। तो जो राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है, आप एक बार रोक के देख लीजिए इसको। और जिसमें ये बताया गया कनिष्क काल में चौथी बौद्ध संगीत की कश्मीर में सर्वास्तित्ववादियों द्वारा ही आयोजित थी। तो जो ये 4th काउंसिल हुई थी वो कश्मीर में हुई थी, कुंडलग्राम में, और ये इसमें जो सर्व अस्तित्ववादियों था इन्हीं का ही बोलबाला था। और जो हमने देखा था वसुमित्र और इनके साथ ही जो पुस्तक लिखी गई है, ग्रंथ लिखी गई है, तो इन्हीं का ही नाम आता है, जिसे वसुमित्र विभाषा शास्त्र आता है, और अशोक घोष आता है जिसके उपाध्यक्ष से क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था, और स्टेट पीसीएस में भी। यहाँ पर हम सिर्फ यूपीएससी वाले क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं।
जो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, क्योंकि इसके बाद जो इसका एक सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम जैन धर्म करेंगे और जो अन्य धर्म है शैव और भागवत और शाक्त, और इसके अलावा जो इन्वेजन हुआ है, जो आक्रमण हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछा गया है कि ये कल्चर संबंधित है, शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। तो चैत्य और विहार से संबंधित है कि दोनों में क्या अंतर है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिए। हम राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर इसका बनेगा बी, चैत्य पूर्व स्थल, पूजा स्थल होता है, जबकि विहार होते हैं बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल। तो जो विहारों में बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जबकि चैत्य उनके जैसे हिंदू में मंदिर होते हैं, तो ये पूजा स्थल होते हैं। तो जो कहते हैं वो बाद में ही बनाए गए हैं, अभी नहीं बनाए गए थे ये। और ये महाराष्ट्र में कार्य कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें क्या होता था, ये स्तंभ, ये एक होल होता था, उसमें स्तंभ होते हैं और लास्ट में जाके स्तूप होता है। तो ये इसके बारे में जानकारी थी। तो ये बी आंसर राइट आंसर है। तो अगला जो आएगा वो जैनिज्म आएगा और इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। ये सारे ही हम अगली उस सीरीज में सेकंड पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे सारा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। इसके बाद मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे और ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही। थैंक यू।